अब एक 17 साल का लड़का कैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, क्या रीज़न रहा है कि वो ये बिहेवियर शो कर रहा है, क्या उसके सर्कमस्टांसिस थे, क्या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, या उनकी फैमिली में कोई, जैसे कोई कहते हैं ना कि इनके तो चाचा ही विधायक थे, ऐसा कुछ, या हो सकता है कि फैमिली में कोई ऐसा मेंबर रहा हो जो गुंडा रहा हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। क्या आपने वो मूवी देखी है वंस अपॉन टाइम इन द मुंबई? अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि आपने मूवी देखी है या नहीं देखी, क्योंकि आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें से जो एक एग्जाम्पल हम उस मूवी से लेने वाले हैं। समझ रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल? ऐसा कुछ कैरेक्टर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा है? कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है कई बार कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसके स्टेप्स बता दीजिए, ठीक है, या फिर आप इसके जो एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये लेसन हमारा 6 है। इससे पहले हमने रिसर्च का जो मेथड था सर्वे रिसर्च किया लेसन 5 में, ठीक है। लेसन 4 में हमने हाइपोथेसिस फॉर्मलाइजेशन और क्या किया था? आई थिंक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड कंस्ट्रक्ट नहीं, सैम्पलिंग की थी, ठीक है, सैम्पलिंग की थी। तो उसमें से भी आपको कुछ टर्म्स अब यहाँ पे को जो सुनने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। और अब बात करते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की। तो इससे पहले मैं बता रहा था आपको एक एग्जाम्पल की बात, है ना। एग्जाम्पल क्या था? मान लीजिए उस मूवी में एक एक्टर जो होते हैं, मेन एक्टर हीरो, वो जो काफ़ी शरीफ होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखी थी वो मूवी, तो उसमें वो शुरुआत में काफ़ी शरीफ होते हैं, लेकिन उनके जो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी जो परिस्थितियाँ बन जाती हैं, एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा बन जाता है भाई कि उनको ना क्या बनना पड़ता है, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आना पड़ता है, और वो डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हुए ये तो मैंने आपको बता दिया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है कि मान ले एक लड़का है, आरव है ये, ठीक है, ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है? डेलिक्वेंट बिहेवियर शो कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। मान लीजिए इसकी उम्र है महज 17 साल है, 17 ईयर ओल्ड, ठीक है, बदमाश रहा हो, या फिर इसको स्कूल में ही डिसिप्लिन ना देखने को मिला हो, लैक ऑफ डिसिप्लिन आप बोल सकते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे बोल सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन ना मिली हो, प्रॉपर एजुकेशन, या हम कहेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, क्या कहेंगे हम यहाँ पर? एनवायरमेंटल फैक्टर। ये कुछ रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। या सोशलाइजेशन, प्रॉपर सोसाइटी में कुछ ऐसे हैं जो तत्व उसको साथ मिल गए हों, उसके फ्रेंड बन गए हों, या उसके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो जिसको है जो उसको फाइट करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो इस एग्जाम्पल से क्या रिलेशन है ये भी हम समझते हैं। मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या कहा, हमारे मन में ये क्वेश्चन है, इस 17 साल के लड़के ने ऐसा बिहेवियर क्यों शो किया? इस यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ये रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई दिस ए पर्टिकुलर गाय बिहेव इन दिस पर्टिकुलर मैनर। हम कह सकते हैं कि उसने डेलिक्वेंट बिहेवियर क्यों शो किया, सिंपली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसके बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न रहा है इसकी स्टडी करनी होगी, और इस स्टडी को करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहा मैंने? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से ही इसके काजेज़ को क्यों हम पता लगाएंगे, इसका भी हम आंसर करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो का जो मीनिंग है, ये लैटिन टर्म है एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। क्या है? लैटिन टर्म है ये। इसका मीनिंग है आफ्टर द इफेक्ट, आफ्टर द इवेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, आफ्टर द इवेंट, ठीक है, आफ्टर द इवेंट, ओके। तो अब यहाँ पर इस लड़के ने डेलिक्वेंट बिहेवियर या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शो करना शुरू कर दिया है, या ऑलरेडी ये इन्वॉल्व हो चुका है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। अब इसका कोई समाधान तो है नहीं, लेकिन क्यों हुआ ये हम देख सकते हैं कि क्या कुछ रीज़न रहे होंगे कि जिनकी वजह से ये क्रिमिनल बन गया, ठीक है। आफ्टर द इफेक्ट, कि इफेक्ट होने के बाद, सॉरी इफेक्ट नहीं, आफ्टर द फैक्ट, कि जो इवेंट हो चुकी है उसके बाद हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं कि इवेंट हुई क्यों, ये होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। समझ गए? एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं किसी कैसे के लिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए किसी फैमिली में आपकी किसी को कैंसर हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? कैंसर। और वो पर्सन स्मोकिंग भी करता है काफ़ी, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं, क्या स्मोकिंग करने से कैंसर होगा?
आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैंसर जो हुआ है, जो ऑलरेडी हो चुका है, अब वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, जो ट्रीटमेंट जो होगा वो दिला सकते हैं, लेकिन रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है कि किसी कैंसर एक व्यक्ति को क्यों हो जाता है। तो आपने देखा ये स्मोकिंग काफ़ी कर रहा है, तो एक ये रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ जीन्स में ही ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जेनेटिक, ठीक है, या फिर हो सकता है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से हो गया हो, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्मोकिंग शायद इसमें मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से कैंसर हुआ है इस पर्टिकुलर पर्सन को। तो आप बड़े चिंतित हैं, अपनी फैमिली में इस पर्सन को कैंसर हो गया, और ये कहते हैं ना कि फैमिली में जब किसी को कुछ हो जाता है तो वहाँ पर हो सकता है हम लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही बन जाए वो, कि हम वहाँ से कुछ नया करना शुरू कर दें। तो आपने क्या किया, रिसर्च करने की ठानी कि ऐसा क्या हुआ, या फिर स्मोकिंग की वजह से ही कैंसर हुआ है क्या, आपने ऐसा ट्राई करने की सोचा। तो आपने क्या किया, 100% का सैंपल लिया, 100% कौन जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे ही तो थोड़ी उठा लेंगे, अब जो स्मोकिंग करते हैं वो आपको देखना होगा आपकी फैमिली में, रिलेटिव में, या आसपास कोई स्मोकिंग कर, वो पर्सन उठाए और उनको क्या करना शुरू कर दिया, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया उनके बिहेवियर को। अब देखते हैं क्या चेंज आता है। आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल तक है जो ऐसा किया, और फिर आपने जो, ये हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम पीरियड मैंने बोल दिया है, लेकिन अब 1-2 दिन में तो कैंसर होने से रहा, अभी स्मोकिंग करने से, समझ रहे हैं। तो इतने टाइम के बाद आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, इन जो 100 पीपल्स में से 35 को कैंसर है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कितने अमाउंट में किसी ने जो स्मोक किया है। हो सकता है कोई एक दिन में एक पूरा पैकेट कंज्यूम कर जाता हो सकता है एक दिन में कोई 2-2, 3-3 पैकेट कंज्यूम कर जाते। तो ये 35 है जो इनका कैंसर रेट आया कि 35, 100 में से 35। आपने क्या किया, और 100 लोग देखें, और 100 लोग साथ ही साथ देखें जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। हालांकि 100 जो डिजिट मैंने ली है ये काफ़ी बड़ी है, आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 से 4 लोगों में कैंसर देखने को मिला जो कि स्मोकिंग करते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि स्मोकिंग कहीं ना कहीं इसका कारण है, लेकिन आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने इनको स्टडी किया कैंसर होने के बाद, ठीक है, ऐसा ही हुआ ना। लेकिन ये तो ऑलरेडी करते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, 100 लोगों को मजबूरन अपने एक्सपेरिमेंट में ये नहीं कह सकते कि चलो आई विल पे यू, कि आप ऐश कीजिए, ऐश मीन्स आप स्मोकिंग कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी रिसर्च में एथिक्स के खिलाफ होगा, समझ रहे हैं। आप किसी को हार्म नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में, तो आप किसी को स्मोकिंग करने के लिए दे नहीं सकते सिंपली। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग करना है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो कैंसर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम हेल्थ बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। थियरी पर हम चलेंगे, अभी आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने सिर्फ क्या किया, किसी को अपने एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ हमने ये देखा भाई ये जो है 100 लोग हैं, मान लीजिए आपकी सोसाइटी में हैं 100 लोग, ये स्मोकिंग करते हैं, वो एक साथ स्मोकिंग करते हैं बैठ के। 100 लोग ऐसे देखे भाई ये तो नहीं करते, आपने बस ऑब्जर्व किया, हो सकता है उनमें से भी कोई एक आध बार करता हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको ना तो किसी को ये कहना है कि मैं स्मोकिंग आप करो, मैं आपको पैसे दूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या होगा, आफ्टर कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद हमें बाद में ये पता चलता है इनमें से ना 3500 को कैंसर हुआ है, तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज़ द मेन रीज़न ऑफ कैंसर, कि स्मोकिंग मेन रीज़न रहा है कैंसर का, कि स्मोकिंग की वजह से ही कैंसर हुआ है। सेम एग्जाम्पल हमने वहाँ पर किया, इस लड़के ने, आरव ने क्या किया, डेलिक्वेंट बिहेवियर शो किया। क्यों किया, हमें बाद में पता चला इनकी फैमिली में किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ, मिसबिहेव हुआ, जिसकी वजह से इसको एक्ट करना पड़ा। बाद में इसके साथ भी मिसबिहेव हुआ, फिर उसके साथ ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इसको हरास किया गया। लेकिन इसने क्या किया, उसका रिवेंज लेने के लिए इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, हम ये कह सकते हैं इन्वॉल्व हुआ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, पार्टिसिपेट तो कहीं नहीं इसको रिवॉर्ड मिलने वाला है ना। तो उसको इस वजह से हमें पता चला यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर है जो मेन है, जिसकी वजह से उसने डेलिक्वेंट बिहेवियर शो किया। ना तो आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते डेलिक्वेंसी डिपेंडेंट बिहेवियर में, ना ही आप किसी एक पर्टिकुलर, ना तो आप ये कर सकते कि मान लीजिए 4 बच्चे लेके आए, आप बच्चों के साथ है जो आप ऐसा बिहेव करें कि हम उनको मजबूर कर दें कि आप डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करें, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक्ट हो जाए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ होगा। तो अब इतनी सारी आपने मेरी कहानी तो सुन ली, तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब हम चलते हैं थियरी पर, ठीक है। कहीं आप ये सोचे कि अब थियरी तो बताएंगे ही नहीं, है ना। तो इसे रेट्रोस्पेक्टिव, अब ये नई टर्म आ गई। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग बैकवर्ड, एक होता है पर्सपेक्टिव,
हम लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है जहाँ की हम बैकवर्ड चलते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हम क्यों ये रिजल्ट्स हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको उनकी जो कदमों को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं, समझ रहे हैं। इज ए टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च रिसर्चर एग्जामिन एनालिसिस एग्जिस्टिंग डाटा, हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा है। अब ये भी हो सकता है कि आप 100 लोगों को ऑब्जर्व करें जो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में जाएं, कैंसर वाले डिपार्टमेंट में जाएं, जो भी कैंसर जो क्योर करता है उनको ट्रीटमेंट करता है, वहाँ पे सभी का डाटा होता है, ठीक है। आपने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की, फाइल कहा उनको मुझे एक बार फाइल दीजिए और पता लगाएं कि वहाँ पर स्मोकिंग कौन कौन करता था, ये सब हमें पता लग जाता है। जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इवेंट एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड अनकवर पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट, जो पॉसिबल है। आप पॉसिबल तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे थे कि लैक ऑफ डिसिप्लिन था, डेलिक्वेंट बिहेवियर जो शो कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी रीजंस थे, या स्मोकिंग में भी काफ़ी रीजंस थे कि कैंसर कई कारणों से हो सकता है। लेकिन हमने एग्जिस्टिंग डाटा को एनालिसिस किया, वहाँ से हमें पता चला कि स्मोकिंग इज़ द मेन रीज़न ऑफ कैंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बैकवर्ड चल रहे हैं हम, तो ये हमने पढ़ा। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर स्टडीड दोज वेरिएबल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एस्टाब्लिश्ड, हम कह सकते हैं विच हैव ऑलरेडी अकर्ड और हैव बीन एस्टाब्लिश्ड एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, हमें सिर्फ एक रिलेशनशिप निकालनी है, एक पैटर्न हमें डॉट कनेक्ट करनी है एक दूसरे से कि हाँ यही मेन रीज़न है। हमने जो डाटा उठाया हॉस्पिटल से कि कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी हमें लिस्ट दे दीजिए, फिर हमने उनकी लाइफ, उनका एड्रेस पता किया और फिर हमने उनके पास गए कि भाई आपको कैंसर हुआ, क्या क्या रीज़न रहा। उन्होंने बताया यार मैं स्मोकिंग काफ़ी करता था, या मैं टोबैको ज़्यादा कंज्यूम करता था, या कोई और अदर रीज़न जो भी वो बताएंगे। वहाँ से हम एग्जिस्टिंग डाटा को एनालाइज करने के बाद ये पता लगाते हैं कि एक्चुअल में ये रीज़न रहा है, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज़ ए काइंड ऑफ रिसर्च इन विच ए रिसर्चर प्रिडिक्ट द पॉसिबल काज बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जो कि जिनके रिजल्ट्स, जिन प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स हम ये कह सकते हैं जिनको हमने देख लिया है कि कैंसर तो हो गया है भाई, अब क्यों हुआ ये हमने फाइंड आउट करना है कि डेलिक्वेंट बिहेवियर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, ये हमें स्टडी करना है वो क्यों गया। तो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई को तो हम भूल ही गए, है ना। तो उसमें भी यही था कि उसके भाई के साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो जेल चला जाता है, जेल में उसके साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है कि वो लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर बाद में मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है। सबसे बड़ा या छोटा भी आपको पता होगा, आपने मूवी देखी है, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो ये रिसर्च है जो ऑलरेडी हो चुकी हैं इवेंट्स, फैक्ट्स, उनकी स्टडी करने के लिए हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आपको इतना मैंने समझाया, ये अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी ईजी हैं। अब मैं आपको ये जल्दी जल्दी करवा दूंगा, वीडियो बिल्कुल छोटी सी बनाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर कंट्रोल नहीं है। आपने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आप किसी को ये यूँ थोड़ी बाध्य कर सकते हैं कि आप नहीं तुम स्मोकिंग मत करो, आप स्मोकिंग कर रहा है उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और तब तो आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते जब वो आपकी फैमिली का मेम्बर नहीं है, आप उसको कह भी नहीं सकते कि अरे तुम स्मोकिंग कैसे कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्मोकिंग हो गया वहाँ पर, ठीक है। आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही आप उनमें मैनिपुलेट कर सकते, अंडरस्टैंड। जो ऑलरेडी है आप उसको स्टडी करेंगे बस। ऑब्जर्वेशन नेचर मीन्स ऑब्जर्व करना है हमें किसी को, ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ किसी को कंट्रोल बिहेवियर में एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जिस्टिंग डाटा, जैसे कि मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया आपको कि आप डाटा को रीड करेंगे और रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस बताया, बैकवर्ड लुकिंग एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे। कैजुअल कंपैरेटिव, 100 हमने स्मोकिंग वाले लिए और 100 एक लिस्ट हमने कैंसर की उनकी ली जिन्होंने कभी स्मोकिंग की नहीं, है ना। तो क्या हुआ वहाँ पर हमें ये पता चला कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपेरेटिव, तभी तो हम कोरिलेशन निकाल पाएंगे। नॉन रैंडम असाइनमेंट, अब असाइनमेंट कैसे होगी, अब ये तो है नहीं कि आप जो 100 बंदे मैंने कहा चूज़ करने के लिए आप एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, उनमें से रैंडमली 100 सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको वही 100 पर्सन, वही 100 बंदों का सैंपल लेना पड़ेगा जो स्मोकिंग करते हैं, वो भी रेगुलर, समझ गए। तो नॉन रैंडम असाइनमेंट होगा। प्री एग्जिस्टिंग डाटा, हॉस्पिटल में जो डाटा है हमें जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसी को हमें स्टडी करना होगा। एथिकल कंसिडरेशन, भाई एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती ही वहाँ है जहाँ पर एथिक्स फॉलो नहीं होते, ठीक है, जहाँ पर हम कर ही नहीं सकते। मान लीजिए अब किसी बच्चे को हम कहें कि नहीं आपको उसके साथ कुछ मिसबिहेव करे, उसका हरासमेंट या एक्सप्लॉइटेशन किया जाए ताकि वो
डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करे, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये एथिक्स के अगेंस्ट होगा। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, ये क्रॉस सेक्शनल अप्रोच भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच भी हो सकती है। कोरिलेशन और कंपैरेटिव मैंने बताया, हम दो डाटाज के साथ उनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम ही बता सकते हैं कि स्मोकिंग का जो कैंसर का मेन रीज़न स्मोकिंग ही रहा है। देखिए कितने आसान हो गए। अब आप एक बार इनकी रीडिंग लेंगे, आपने वो 3-4 मिनट 5 मिनट मुझे दी, अब यहाँ पर एक बार आप रीडिंग लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और डिफरेंस भी बिल्कुल आसान है, सेम आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होगी, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल को, जो इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर एक्सपेरिमेंट और इफेक्ट चेक करेंगे उनका। एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक टीचिंग, मान लीजिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट स्कोर इंक्रीज करना है। क्या करना है, स्टूडेंट्स स्कोर इंक्रीज करना है। अब स्टूडेंट के स्कोर को आप किन किन तरीक़ों से इंक्रीज कर सकते हैं, टीचिंग मेथड को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या कंटेंट या करिकुलम को चेंज कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं क्लास का, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर दीजिए। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप है जो किसी भी स्टूडेंट्स की जो क्लासरूम के स्कोर को जो एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या कहती है कि आपने इन 3 चीज़ों को क्या रखा, कॉन्स्टेंट रखा। किन 3 चीज़ों को कांस्टेंट रखा, कंटेंट, एनवायरनमेंट और प्रैक्टिकल। और टीचिंग मेथड को चेंज किया। हमने क्या किया, मैनिपुलेशन किया, टीचिंग मेथड में चेंज कर दिया और फिर हम स्टूडेंट का स्कोर मेजर कर रहे हैं। फिर हमने टीचिंग मेथड और बाकी को इनको फिर कांस्टेंट रख दिया, कंटेंट को चेंज किया सेकंड नंबर पर, कंटेंट हमने चेंज किया, फिर हमने मैनिपुलेट और डिपेंडेंट में स्टूडेंट के स्कोर में चेक किया कि इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, बाकी 3 एनवायरनमेंट को थर्ड नंबर पे एनवायरनमेंट चेंज करके देखा कि, और फोर्थ नंबर पे हमने प्रैक्टिकल वर्क कराना शुरू कर दिया। बाकी हमने सेम रखा, जो हमारा टीचिंग मेथड था, कंटेंट था, वो सभी सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क है जो हमने इंक्रीज़ करवा दिया, क्लास में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखेंगे उनमें से कोरिलेट करके कि किस एक फैक्टर की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज आया है या स्टूडेंट के स्कोर में चेंज आया है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल। और यही मैं ये कहूँ कि किसी एक स्कूल ने टॉप किया, टॉप मतलब उसके 100 स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए 100 बच्चों के 100 ही मार्क्स आए हैं, 100%। अब ये तो काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, आप भी सोच के ये करेंगे, अबे यार ये क्या हो गया, इतने मतलब 100 बच्चे 100 के 100 और वो भी उनके भी 100, है ना। तो ये लॉजिक आपको शायद हजम ना हो और आप क्या करेंगे, रिसर्च करने के लिए चल पड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर इनमें से कोई एक कारण होगा, हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो, तो तब आप क्या रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है रिजल्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप टच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। वही फिर मैं एग्जांपल अभी बार बार दूंगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे। अभी मैंने एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल का दे दिया, अब आप इसके पॉइंट आसानी से समझ जाएंगे। रैंडम असाइनमेंट होगी यहाँ पर तो हमने पढ़ा था एक्सपोस्ट फैक्टर के अंदर, तो नॉन रैंडम असाइनमेंट होगी। हम किसी को भी ऐसे अरे गहरे को थोड़ी उठा सकते हैं। रैंडम असाइनमेंट यहाँ एक्सपेरिमेंटल में रैंडम असाइनमेंट हो सकती है, किसी भी स्कूल में आप जाकर ये चेक कर सकते हैं। कोज एंड इफेक्ट इन्फेरेंसेस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोज एंड इफेक्ट होगी, हमें पक्का पता चल जाएगा कि एक ही रीज़न है पर्टिकुलर, लेकिन हमें यहाँ पर क्या होता है कि हम पक्का नहीं कह सकते और रिलेशन से हमें पता चल जाता है। क्योंकि देखिए कैंसर 3 से 4% उनमें भी था जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की, और कैंसर उनमें भी था, लेकिन यहाँ ये है कि थोड़ा सा फ़र्क था। डाटा कलेक्शन अप्रोच, यहाँ पर है जो प्रोस्पेक्टिवली काम चलता है और यहाँ पर एग्जिस्टिंग डाटा, ठीक है। हाइपोथेसिस, टिपिकली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बिफोर द स्टडी, यहाँ पर हम स्टडी को शुरुआत करने से पहले ही हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथेसिस। अब आपको याद है कि आपने जो टीचिंग मेथड एंड द स्टूडेंट स्कोर के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट है, या जो टीचिंग मेथड है जो अफेक्ट करेगा स्टूडेंट स्कोर को, फिर आप अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, उसको आप उसी वीडियो में समझिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन, अब एक्सपोस्ट फैक्टर तो होती ही वहाँ पे है जो अनएथिकल हों, कंडीशन जिनको हम दोबारा कंडक्ट नहीं कर सकते उन कंडीशंस को, ठीक है। यहाँ पर हम एथिक के हिसाब से है जो अपना काम कर सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन टाइप, यहाँ पर है जो प्री टेस्ट भी कर सकते हैं, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, ये सभी हम जो डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है जो क्रॉस सेक्शनल, जो मैंने ऊपर भी बताया अभी, लॉन्गिट्यूडनल, कैजुअल, कंपैरेटिव, रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़िएगा, अपना चैप्टर हो गया। देखिए चैप्टर हो गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट रहता है पोस्ट होक फॉल्सी। अब फॉल्सी क्या होता है, भ्रम होता है हिंदी में, ठीक है। फॉल्सी मीन्स भ्रम। अब पोस्ट होक फॉल्सी किसे कहते हैं भाई, ये उसको कहते हैं, आपने ये सुना होगा कि
कई जगह हमारे यहाँ है जैसे कि जेठ का महीना होता है, ज्येष्ठ कह सकते हैं आप शुद्ध हिंदी में, वैसे हमारे यहाँ जेठ महीना कहते हैं जून के टाइम पर। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर लंगर लगाए जाते हैं फ्री में सॉरी लंगर तो फ्री होते हैं, तो पानी पिलाया जाता है मीठा, या कुछ कुछ बनाकर जो लोगों की सेवा सी की जाती है, धर्म की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दान पुण्य किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें और फिर ये एक्सेप्ट किया जाता है कि ईश्वर हमें बारिश देगा या गर्मी से हमें राहत देगा। कुछ ऐसे वो हैं कम्युनिटी हैं जहाँ पर डांस किया जाता है कि अब ईश्वर है जो हमें क्या देगा, बारिश देगा, हमारे लिए बारिश देगा। ये कैसा होता है, ये इस वजह से होता है जब वन इवेंट अकर्ड अनदर इवेंट आफ्टर अनदर इवेंट, सॉरी, ठीक है, कि एक इवेंट हुई जस्ट उसके बाद दूसरी इवेंट हुई। ऐसा कभी हुआ होगा भी पास्ट में, देखिए मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है मैं ज़रा पर्पज़ सिर्फ आपको बताना है, ठीक है, और कुछ भी पर्पज़ नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने एक बार डांस किया होगा, एक समुदाय के लोगों ने ईश्वर के सामने, और सडनली वहाँ पर बारिश आ गई होगी। तो लोगों ने क्या सोचा, हमारे डांस की वजह से बारिश आ रही है, ऐसा सोचा होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल है यहाँ पर ब्लैक कैट का, आपने ये तो बिल्कुल पक्का सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई भाई हमारा, तो अब तो शायद कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ, है ना। सभी को लगता होगा, मेरे हिसाब से जितने वीडियोस देख रहे हैं सभी के मन में ये होगा कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होता है। हो सकता है कभी किसी के साथ हुआ हो और उसने उस चीज़ को माइंड में फ्रेम कर लिया हो, अरे यार मेरा तो बिल्ली रास्ता काट गई थी, काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, अब तो मेरा नुकसान ही होगा शायद, अब शायद मेरा फ़ायदा ना हो, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो, मिसबिहेव हो, क्या पता क्या। यहाँ पर क्या कहता है कि फर्स्ट इवेंट मस्ट हैव कास्ट द सेकेंड इवेंट, ऐसा सोचा जाता है, इन्फर किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि पहली इवेंट की वजह से दूसरी इवेंट हुई है, हमारे डांस करने की वजह से ईश्वर ने हमें वर्षा दी है, या फिर बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा एक्सीडेंट हो गया, या फिर बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा नुकसान या मेरे साथ है जो मेरे साथ मेरे को चोट लग गई। तो ये है कंसेप्ट ऑफ पोस्ट हॉक फॉल्सी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्फर करते हैं काजेज़ को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर, ठीक है। हमारे पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते कि हम उनके बीच में काज एंड रिलेशनशिप बना दें। अब इसके बीच में तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं भाई, बिल्ली रास्ता काट जाए और किसी का साथ कुछ बुरा हो जाए। देखिए मुझे तो पता नहीं, हो सकता है शायद हो भी, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कवर, अरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। अच्छा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी रहती हैं, ये मैंने ध्यान नहीं किया था, मैं बोल रहा था कि टॉपिक हो गए और आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं, देख लेते हैं यार क्या कहता है। एथिकल कंसिडरेशन देखिए, ex post facto research is oftenly used when experimental manipulation would be unethical, impractical, impossible. It allows researchers to study variable or conditions that cannot be ethically feasible. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एथिक्स को, ये भी तो एक पॉइंट है ना कि हम एथिक्स को कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अनएथिकल है जो भी हम अगर अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे उन्हीं कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए, तो वो अनएथिकल होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और हमारे लिए भी इम्पॉसिबल होगा कि हम किसी बच्चे का इतना शोषण करें कि वो क्रिमिनल बिहेवियर बन जाए उसमें, ठीक है। नेचुरलिस्टिक सेटिंग, जैसा है वैसा ही हम नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए भोपाल गैस त्रासदी, हमें पता चला कि ये एक इवेंट हुई है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में है जो ये जो डिफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ब्रॉड स्कोप, इट कैन बी यूज टू एक्सप्लोर वाइड रेंज ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस इंक्लूडिंग काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल इवेंट्स, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, अब यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करना पड़ता है ना, तो हमारा सर्वे से काम चल जाता है, इंटरव्यू से काम चल जाता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हम बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस होगा और ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी, हम इनको कई जगह अप्लाई कर सकते हैं, लगभग हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर इवेंट हो चुकी हैं, वहाँ पर हम इसका काज एंड रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। वीकनेसेस की बात करें, वीकनेसेस ऑफ एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की, वो क्या है सकते कि स्मोकिंग की वजह से ही कैंसर हुआ है, समझ रहे हैं। वीकनेसेस क्या कह रही है कि हम पक्का नहीं बता सकते, एक डेफिनेट कॉज नहीं है हमारे पास, डेफिनेटली हम ये कॉज नहीं दे सकते कि नहीं नहीं मैंने पक्का है, मेरी रिसर्च ने बता दिया तो बस अब वही सच है। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इसकी वीकनेस है। रेट्रोस्पेक्टिव है, बैकवर्ड चलती है, हम ऑलरेडी डाटा जो हमारे पास है उसी को ही हमें जो स्टडी करते हैं। जो अब हमारे रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स हम लुकिंग बैकवर्ड चल रहे हैं, पीछे से हम डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं। अब कितना जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी है उसमें कितना सही है ये हमें थोड़ी पता है, हम तो बस उसी डाटा को स्टडी कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी लेवल हम नहीं बता सकते। अब लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, हम इसको अप्लाई भी लोगों पर इतना आसानी से, क्योंकि हमारा सैंपल ही नॉन रैंडम सैंपल होता है, नॉन रैंडम हम असाइनमेंट करते हैं यहाँ पर,
तो हम इनको आसानी से जनरलाइज भी नहीं कर पाते। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस में लिमिटेशंस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस, हम जो डाटा एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वहाँ पर मान लीजिए न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो जाते हैं या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। हमें क्या पता कौन से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ने हमारे पास जो डाटा है उसको इन्फ्लुएंस किया हो, हम नहीं कह सकते कुछ भी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये आप स्टडी करेगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथेस हैं, नॉट ए बिग डील, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही है। आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बेहिचक आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। नोट्स की बात करूँ तो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ₹9 आपको पे करना होगा। यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।